अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर अपनी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन कौम की तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उस तरीके से परफॉर्म ना कर सकी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या कम से कम फाइनल तक अपनी रसाई जरूर पहुंचाता। क्या इसके पीछे वजूहात रही? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन नौजवानों से जो कि पीआईए क्रिकेट एकेडमी के अंदर मौजूद हैं और ये पाकिस्तान का नाम दुनिया क्रिकेट के अंदर रोशन करना चाहते हैं। ये नौजवान क्या सोचते हैं और इसी तरीके से स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एरिक जॉनसन साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि हॉकी समेत दीगर खेलों पे अपना मायनाज हमेशा तज्जिया भी रखते हैं। प्लस ये कि जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप के अंदर, एरिक जॉनसन साहब से हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उमर कैसे हैं? ठीक हैं माशाल्लाह, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट स्पोर्ट्स हॉकी के हवाले से, और आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एज ए ट्रेनर भी सर्व किया, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी सर्व किया। लड़कों को जब देखते हैं आज, आप कैसा लगता है आपको? क्या आपका एनालिसिस कहता है कि हमारी टीम जो है वो एक्सपेक्टेड नताइज क्यों नहीं दे पाती मैदान में? पाकिस्तान टीम में इस टाइम कोचिंग की तो मेरे नज़र में कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। इसमें तो प्लानर और फिटनेस की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो चीज़ों की कमी है, मैंने पूरा देखा कि वो फिटनेस की बहुत कमी है। ये इंडिविजुअल आदमी का अपना, जैसे फील्डिंग आदमी खुद से सीखता है, मेहनत करता है, ऐसे ही फिज़िकल ट्रेनिंग भी आपस में करता है। ग्राउंड एक ऐसी चीज़ है जो किसी को छोड़ती नहीं है। ग्राउंड में सब 19-20 आदमी पता लग जाता है। और परफॉर्मेंस जहाँ तक है कि जो मैंने इतना अरसा ग्रेटेस्ट प्लेयरों के साथ काम किया है, जावेद मियांदाद, इमरान खान साहब, वसीम अकरम साहब और दीगर जो लोग हैं बड़े लोगों के साथ, हनीफ साहब के साथ भी मैंने पीआईए में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उधर से ये चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। जैसे हमारी फील्ड में काम करने से, फिजियोथेरेपिस्ट से तो कॉन्फिडेंस आता है। जब आप काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारा पुख्ता ज़हन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। गोल लेके चलना चाहिए कि मेरे को कैसे क्रिकेट को बैटिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है, कैसा सिस्टम करना है। अच्छा एरिक भाई, ये भी बताइए कि परफॉर्मेंस की जब हम बात कर रहे हैं, बेशक आप कह रहे हैं कि प्लान जो एक कोच का होता है उसका अपना एक रोल है, लेकिन टीम की भी तो अपनी कहीं ना कहीं बड़ी मसरूफियात रही होंगी उन लड़कों की, और मुख्तलिफ मैचेस में, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। तो क्या उसकी थकावट या उसकी वजह से परफॉर्मेंस तो इफेक्ट नहीं हुई? बिल्कुल, आपने ओवरऑल इतनी क्रिकेट खिलवाई है बच्चों से और प्लेयर आपके यही रहे, और लिहाजा आप श्रीलंका में खेल के आए, आप बाकी लड़कों को इजाज़त देते हैं टूर्नामेंट्स, ये लीग्स खेलने की, तो लड़कों पे फिटीक तो होती है ना बॉडी पे। तो वो ये सिस्टम नहीं चल सकता है ऐसे कि आपने सारे यही लड़के आपने सारे टेस्ट में भी खिलाने, वनडे में भी खिलाने, T20 में भी खिलाने, आपने कोई बैकअप ही नहीं पीछे रखा, तो परफॉर्मेंस तो आपकी बैड होगी ना, लाजमी होगी कि आपके पास लड़के कम हैं और यही लड़के बांध बूंद के इनको खिलाना पड़ता है। इंजरी प्रो हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्रिकेट खेलने से लोगों ने प्लान की हुई है। T20 की टीम अलग बनाई हुई है, अपना वनडे की अलग बनाई है, टेस्ट की अलग बनाई है। ये इसी तरीके से सिलेक्शन का भी इशू आ गया ना। नहीं, देखिए बात सुनो, आप सिलेक्शन क्या करें, लड़के ही आपके पास ही हैं। अब हमारी जो नई क़यादत है, ये पीछे नए लड़के तैयार हो रहे हैं, पीआईए जैसा इदारा अपना किरदार अदा कर रहा है, आप खुद भी डीजीएम है, तो आपको नहीं लगता कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? मतलब हम क्यों आजमाए हुए को और नहीं परफॉर्म कर पाए? ठीक है, इश्यूज हैं उनके अपने, तो क्या वो ख़त्म हो गए पाकिस्तान में लड़के? नहीं, लड़के ख़त्म नहीं हुए। हमारे दिल में हार से हम लोग बहुत डरते हैं। वो जब तक हारेंगे नहीं तो जीतना कैसे सीखेंगे? आदमी को हारेगा तो फिर उसको जीतना और उसकी खामियां नज़र आएंगी। हम एक मैच जीतते हैं, हम सारा पीछे में पास में भूल जाते हैं कि हमारी क्या क्या गलतियां थी, बस उसी जीत को लेके चल रहे होते हैं। मैं फिर भी उमर आपको एक लफ्ज़ कहूँ कि ये बच्चे जो पीआईए ने एक इस शहर में एक फ़ायदा दिया हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड, प्रैक्टिस विकेट, ये प्लेयर को बनाने का, क्योंकि पीआईए
के अंदर वो प्लेयर्स खेलें, हॉकी में, क्रिकेट में, स्क्वाश में जहांगीर खान जानशेर, ऐसे प्लेयर दिए कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई हमारा सिस्टम ही नहीं है कि कैसे हमने चलना है। हम सिर्फ एक जीत हो गई, उसी के हिसाब से सारा गेम प्लांट कर रहे होते हैं। थैंक यू एरिक भाई। नाजरीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्म करना चाहती है, विलिंग है, लेकिन जो एरिक ने बातें बताई हैं कि ये बड़ा प्लान का भी इसमें इशू रहता है कि प्लानिंग होनी चाहिए कि क्रिकेटर को किस तरीके से खिलाना है, उसकी परफॉर्मेंस, फिर उनका रूटीन, और कुछ अगर हिडन इंजरीज हैं तो वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि जब ग्राउंड में परफॉर्मेंस का सवाल आए तो एक्सपेक्टेशन पे खिलाड़ी पूरा उतर सकें और फिर कौम को मायूसी का सामना ना करना पड़े। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हाद इकबाल। फैसल इकबाल साहब के भाई भी हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, और ये पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली क्रिकेट जो है मतलब समझें इनके घर की मीरास है, कहना सही होगा। फ़हाद कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे ये भी बता दूं, जावेद मियाँदाद साहब के आप भांजे भी हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। बड़ा नाम है जावेद मियाँदाद साहब का। कैसा लगता है फ़हाद, खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, जब परफॉर्मेंस देखते हैं क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर, क्या फीलिंग आती है कि यार हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे? क्या वजूहात लगती हैं? अभी जो ये वाला वर्ल्ड कप है उसके अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा है कि हमारा टीम का कॉम्बिनेशन वैसा बना नहीं जो हमें इंडिया में रिक्वायर्ड था। हमें स्पिनर्स को स्पेशली, जितने स्पेशलिस्ट हमारे साथ स्पिनर होते हैं इंडिया के अंदर, उतना हमें एडवांटेज मिलता। हमने सारा लोड फास्ट बॉलर के ऊपर डाला हुआ था। इंडिया एशिया के अंदर आपको पता है जिस टीम के पास स्पिनर्स अच्छे होंगे वो उतना डोमिनेट करेगा। फास्ट बॉलर शुरू में जितनी अच्छी बॉलिंग करके शुरू में 1-2 आउट कर दे, बाकी पूरा मैच आपके स्पिनर्स ने चलाना था। और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्पिनर से इतना अच्छा वहाँ परफॉर्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें सेटबैक हुआ। अगर हम टोटल भी इतना नहीं कर रहे थे कि फिर ऊपर से अगर हमें टारगेट मिलता था वो 350-400, तो इतना ईजी नहीं होता बैट्समैनों के लिए हर दफ़ा के अंदर परफॉर्म करना। फील्डिंग में भी दिखा नहीं हमें वो पोटेंशियल। फील्डिंग का मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड कप से पहले हमारी जो टीम थी उसको रेस्ट मिलना चाहिए था, अच्छा, जिससे प्लेयरों में एनर्जी रहती। जितना भी प्लेयर आपका खेल रहा था वो थोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि 2-3 मैचों के बाद ना वो एग्जॉस्ट हुआ था। बॉडी के अंदर उतनी उनकी जान नहीं थी जितनी रिक्वायर्ड थी वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप 9 मैचों का पूरा इवेंट होता है। 9 वनडे खेलना, बेशक 2 दिन का गैप हो, 3 दिन का गैप हो, बॉडी को एक रेस्ट चाहिए होता है। और पीछे से 2 महीने की तैयारी होती है जिससे वर्ल्ड कप बंदा, अब जैसे इंडिया की टीम खेल रही है, आप देखें इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले जो इनकी सीरीज़ हुई उसमें भी इन्होंने बेंच खिलाई है। और उससे पहले जो वो लोग खेलने के लिए गए हैं, सिर्फ एशिया कप में उनके मेन प्लेयर खेले, उसके बाद उन्होंने फिर बिठा दिया सबको। तो ये चीज़ें होती है जो इंसान को थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग होती है कि हाँ भाई हम बड़े इवेंट में जा रहे हैं, किस प्लान से जाएं, क्या हमारे बॉलर्स होंगे जिनको हमने संभालना है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप के लिए, जो बड़े इवेंट को टारगेट करते हैं। हमारा टारगेट जो शुरू में था वो ये था कि हम नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग में आ जाएं, हमारा रैंक ऊपर हो जाए। लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप को एम करते तो बाद में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अचीव हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये इस वक्त बेस्ट टीम थी हमारी 15 लड़कों की, लेकिन उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, तो इस वजह से थोड़ा हम कहेंगे कि थोड़ा सेटबैक हो गया। तो अब आगे आपको क्या लगता है कि आगे जो हमारे पास कमिंग इवेंट्स हैं, T20 की बात कर लेते हैं, तो उसमें आपको क्या लग रहा है? अभी T20 के अंदर जैसे न्यू कैप्टन अनाउंस हुआ है शाहीन, उसको मुबारक हो बहुत बहुत। पास में 2 PSL उसने माशाल्लाह से लाहौर कलंदर को भी जितवाएं। और मेरी भी ख्वाहिश ये होगी अल्लाह करे पाकिस्तान टीम को भी T20 के अंदर एक बड़े मुकाम के अंदर लेके जाए वो, और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। हमारे पास हैं कुछ यंगस्टर्स हैं ऐसे जो T20 के लिए रेडी टू गो हैं, जैसे कराची का हमारा साइम अयूब है। इस वक्त वो जितनी अच्छी क्रिकेट वो खेल रहा है, जितने अच्छे फॉर्म में वो, अभी जैसे मेरे साथ कराची की टीम में ट्रॉफी में भी था, उधर भी उसने माशाल्लाह से फाइनल में भी 200 किया। उससे पहले उसने 100 खुद भी कर रहे हैं एक जगह पर। मैं तो खुद कराची वाइट से खेल रहा था ना, तो उसमें मेरे साथ साइम अयूब आया, वो कैरेबियन लीग से वापस आया, उसने आते ही माशाल्लाह से 100 किया, फिर फाइनल में उसने 200 किया, फिर उसके बाद अभी वनडे में 175 किया। मतलब इस वक्त वो एक वाहिद प्लेयर है वाइट बॉल का जो इस वक्त सर्कल में नज़र आ रहा है। दूसरा वो KPK का साहिबजादा फरहान है, वो माशाल्लाह से 2-3 सालों से बहुत परफॉर्म कर रहा है, उसको भी मौका मिलना चाहिए वाइट बॉल। अगर मैं कहता हूँ लड़कों को मौका मिलता भी है, आगे वो नेशनल टीम तक आ भी जाते हैं, तो वो वाली परफॉर्मेंस क्यों नहीं रहती जो अभी इस लेवल पे हम देख रहे होते हैं? क्या एज बढ़ जाती है या वहाँ पहुँच के जहन बदल जाता है? नहीं, देखिए हमारा थोड़ा सा जो मुझे लगता है, जो मेरा थोड़ा बहुत क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, या तो हम बहुत अर्ली खिला देते हैं प्लेयर को या हम बहुत लेट कर देते हैं। देखिए जो भी प्लेयर आए उसको आप 3-4 साल डोमेस्टिक खेलने दें,
ठीक है, टैलेंटेड है, परफॉर्म कर रहा है, अच्छा है, स्ट्रेट अवे एकदम से आप उसको इंटरनेशनल अरीना में नहीं लेके जाएं, उसको थोड़ा पॉलिश होने दें, उसको रन करने दें, और जिस फॉर्मेट का जो प्लेयर है उसको उस फॉर्मेट में पर खेलने दें। ये तो हमारी हमेशा से रहा है, जब भी सिलेक्शन होती है, टीम तैयार होती है, उसमें लाजमी 4 ऐसे रखेंगे और 6 बड़े लेट करके रखेंगे, यानी 3-4 तो लाजमी ऐसे डाल देंगे जिनको बहुत जल्दी मौका मिल जाता है। चीज़ें होती हैं पास में, अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, अब इसके तो मुझे नहीं। लेकिन जो हफीज़ भाई हैं, देखें हफीज़ भाई माशाल्लाह से डोमेस्टिक भी अभी करंटली खेलते रहें, फिर ऊपर से टीमों के साथ भी रहें, और जितना मॉडर्न डे क्रिकेट इस वक्त रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको हफीज़ भाई को काफ़ी नॉलेज है। तो मुझे लगता है ऐसा कि इंशाल्लाह भी हफीज़ भाई आएँ तो इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ों के अंदर शायद करेक्शन आएगी वक्त के साथ साथ। टाइम लगता है चीज़ों में, आपको नए उसके अंदर एरा में जाने के लिए जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा सा रोकना पड़ता है, नई रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करनी पड़ती है, डिस्कशन करना पड़ता है, चीज़ों को लोगों को उसके मुताबिक आपको कन्विंस करना होता है, तो फिर जाके एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। अभी सारी चीज़ें नई आई हैं, वक्त के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अभी तो हमारे T20 के कैप्टन भी नए हैं, टेस्ट के भी नए हैं, फिर हफीज़ भाई इस वक्त अपॉइंट हुए हैं डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के, तो हो सकता है, उम्मीद है अल्लाह करे वो चीज़ें करें जो रिक्वायर्ड। इंशाल्लाह उम्मीद है। बहुत शुक्रिया फ़ात, थैंक यू। नाजरीन, बहुत यंगस्टर हैं और PIA से ये बच्चे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, इनसे ज़रा बात भी करते हैं, जानते भी हैं इनके क्या रिव्यूज़ हैं जब ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखते हैं मैदान के अंदर, तो कैसा समझते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा रशीद अब्बासी है। अच्छा मुर्तज़ा, बताएं अभी आपने पूरा वर्ल्ड कप देखा, आपका पहले बताएं फेवरेट प्लेयर कौन सा है? और फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है। ठीक है, और बाबर की परफॉर्मेंस फिर जब देखते हैं तो कैसा फील होता है? मेरे ख्याल में बाबर की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं थी, उनके वर्ल्ड कप के अंदर 450s हैं, तो आई थिंक उनका परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं थी जितना बताया जा रहा है, और आई थिंक अब तो उन्होंने कैप्टन से स्टेप डाउन भी कर दिया, तो ख्याल में अब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। और अच्छा, बीइंग अ कैप्टन क्या लग रहा था आपको कि बाबर के ऊपर बड़ा प्रेशर है, या एज ए क्रिकेट फैन आप क्या समझ रहे थे कि यार जब वहाँ पे बंदा मौजूद होता है तो ये नहीं ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, कभी ये माइंड में आता है? बाहर बैठ के जब देख रहे होते हैं तो आपके ख्याल में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, बट जब आप ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो इट्स टोटली डिफरेंट, और इंडिया में खेलना उनके क्राउड के सामने तो इट्स वेरी डिफिकल्ट आई थिंक। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम के जितने भी आप रिकॉर्ड्स देखते हैं कैप्टनसी में बहुत अच्छे हैं वो, तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई प्रेशर उसके बाद कैप्टनसी का नहीं होगा। अभी नए कैप्टन उम्मीद है शाहीन से T20 में? टीम में ख्याल में वही होगी, तो वही टीम जिस तरह है और सारी बातें भी उनके ख्याल में उसी तरह होंगी जो टीम जेलिन हुई हुई है, तो आई थिंक अच्छा कर जाएंगे लड़के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद ताहा। अभी वर्ल्ड कप देखा, कैसा फील हुआ? क्या लगा कि यार ये चीज़ अगर हम नहीं करते तो शायद वर्ल्ड कप में और आगे निकल जाते? बहुत अच्छा फील हुआ, बस ये तो क्रिकेटरों की बात है, कोई अच्छा फॉर्म देता है कोई नहीं देता है, बस कैप्टनसी के लिहाज से कैप्टनसी तो बहुत अच्छी रही, बस हम बातें ज़्यादा करते हैं इस वजह से कुछ ख़ास नहीं होते। सही है। इधर और भी नौजवान लड़के और इनके भी तासुरात लेते हैं। क्या नाम है? तलहा। तला, ये बताएं कि कभी मौका मिला आगे परफॉर्म करने का, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यूनिक करके दिखाओगे? बस इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा फिर देख लेंगे। अभी किस चीज़ में प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे? बॉलिंग पे। बॉलिंग पे। तो फास्ट बॉलर बनना चाहते हो, स्पिनर बनना चाहते हो? फास्ट बॉलर। फास्ट में क्या एक होता है, मतलब एक चार्म होता है कि यार मेरे फैन ज़्यादा होंगे? बस शौक है फास्ट बॉलिंग कराने का, इसलिए। और इधर किस तरह सिखाते हैं PIA क्रिकेट अकेडमी में फास्ट बॉलिंग? अल्लाह अच्छा सिखाते हैं, कोच खड़े होते हैं हमारे साथ, बताते रहते हैं हमारे को, तो चल रहा है, अभी प्रैक्टिस चल रही है इंशाल्लाह। फिर देखें, बाबर आजम की कैप्टनसी की अगर बात करें तो हम एवरेज थी, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी जिस जगह उनको फील्ड लेनी चाहिए थी बॉलर्स के हिसाब से। अब जाहिर सी बात है, जब आपको पीछे बड़ों की गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर आप ऐसी कप्तानी करते हैं, और उनका फ़ैसला जो था कप्तानी का वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ले रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, और उनकी परफॉर्मेंस इससे कैप्टनसी छोड़ने से मेरी उम्मीद है कि अच्छी होगी और बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। और टीम के जो बाकी प्लेयर्स थे उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ किसने सही परफॉर्म नहीं किया? स्पेशली शादाब खान का बहुत ड्रॉबैक फॉल बैक हुआ है, क्योंकि उनकी जैसी परफॉर्मेंस है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर, वो बहुत अच्छा स्पिन करते हैं बॉल को, पर इंडियन कंडीशंस में उनकी वैसी स्पिन नहीं हो पाई जैसे कि हमें उम्मीद थी उनसे, पर इंशाल्लाह वो भी अच्छा करेंगे T20 आए में। और हमारे फास्ट बॉलर जो हैं, जिधर की हारिस रऊफ़ की अगर बात करें, उन्होंने सबसे ज़्यादा मोस्ट कंसीडर्ड रन्स एज अ बॉलर दिए हैं पूरे वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, तो इंशाल्लाह वो भी अपने ODI फॉर्मेट को आगे देखेंगे, और T20 में तो इंशाल्लाह अच्छा करते हैं वो। अभी शान से क्या आपकी तवक्कुआत? शान मसूद एज अ कैप्टन इतना मैंने डोमेस्टिक देखी नहीं है उनकी, पर बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम।
बच्चों से ये भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि PIA क्रिकेट एकेडमी के अंदर मज़ीद इनको किस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है, क्या क्या सहूलियात मिलती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नेट्स कराई जाती हैं, हमें हमारे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, हमें कोचेस एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। हर कोच जो है हर बॉलर की मिस्टेक निकालता है, बैट्समैन की मिस्टेक निकालता है। हमें वार्म अप कराया जाता है। सबसे जो ख़तरनाक सेशन है वार्म अप सेशन है जी, क्योंकि ख़तरनाक क्यों है? उसमें काफ़ी हार्ड एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि फ़िटनेस लेवल अच्छा हो, और जब जितनी आपकी फ़िटनेस अच्छी होती है उतना आप आगे परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह की जब सहूलियात मिलती हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है। अब जैसे ये पिचेस वगैरह रोज़ हमें खेलने के लिए दे देते हैं, टूर्नामेंट्स करा देते हैं, यहाँ हमारी कैचिंग प्रैक्टिस होती है और हर कोच बैठे होते हैं, वो नोट कर रहे होते हैं कि कौन सा बैट्समैन कहाँ गलती कर रहा है, बॉलर कहाँ गलती कर रहा है। तो वो बताते हैं, हर बॉल के बाद बॉलर को अपने पास बुलाते हैं कि भाई आपने ये गलती किया, आपको यहाँ पे बॉल पिच करना है, इस तरह से बॉल करना है, जो आपको बैट्समैन हिट कर रहा है आपको यहाँ खेलना है। तो इस तरीके से बताते हैं। चलें, अच्छी बात है। नाजरीन, ये हमारा वो यंग ब्लड है जो अब क्रिकेट के अंदर आगे तैयारी पकड़ रहा है, और अगर ये अच्छे कोचेस की ज़ेरे निगरानी PIA एकेडमी या जहाँ से भी ये तैयार होते हैं लड़के और आगे फिर आके बढ़ते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो इन्हें फिर मुख्तलिफ इवेंट्स खेलने का या सिलेक्शन में भी इनके नाम आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से वॉट एवर उनकी जो भी परफॉर्मेंस रही, लेकिन अब आगे की जो तवक्कुआत हैं वो पूरी कौम की अच्छी ही है, और लोग दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब आगे के इवेंट्स में दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम लाजमी रोशन करे। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद हम आपको कराची के एक ऐसे नौजवान से भी मिलवाएंगे जिसका ये शौक़ है कि वो नायाब जानवर पालता है और दुनिया भर से उसने ये जानवर इंपोर्ट किए हैं। उसके शौक़ पर भी आएंगे कि एक ये नौजवान है जो क्रिकेट को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और एक वो नौजवान है जो पाकिस्तान को एक नई फील्ड के अंदर भी मुतारिफ़ करा रहा है और आगे लेकर जाना चाहता है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में और हमारे साथ मौजूद हैं मुहिब खानज़ादा। कराची के एक ऐसा नौजवान है जिसे नायाब जानवर पालने का बचपन से ही शौक़ है, और हर किस्म के दुनिया के जो नायाब जानवर हैं वो इनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं मुहिब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। यंगस्टर हैं और माशाल्लाह से बड़े नायाब किस्म के जानवर आपने पाले में, तो बचपन से ही शौक़ था आपको? एग्जैक्टली, ये बचपन से ही है, फैमिली के थ्रू ये शौक़ आया है और हम लेके चल रहे हैं शौक़ को आगे। दस आज ज़रा हम अपने नाजरीन को भी दिखाएं कि नौजवानों के वैसे तो बहुत सारे शौक़ होते हैं, लेकिन ये शौक़ नौजवानों की अपनी सलाहियतों पर और बिलखुसूस जो माशरे के अंदर ज़ूलॉजी की जो फील्ड है उसको कैसे आप प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये भी एक बड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखता है, इस पर भी बात करते हैं। तो क्या क्या आपके पास इस वक्त एनिमल्स मौजूद? देखिए, अभी राइट नाउ हमारे पास मिनी कैंगरू है, जरबोआ है, इसके अलावा हमारे पास इग्वानास हैं फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, बनाना बॉल पाइथन है, टेरेंट्यूला है, रकून है, बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे पास। ये ख़तरनाक तो नहीं है, मतलब क्योंकि इसमें जब पाइथन और सांप और स्पाइडर्स का जिक्र होता है तो बड़ा सेफ्टी वाला भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखिए, जितने भी जानवर होते हैं ना, ये तो रिप्टाइल हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। देखिए, कोई भी जानवर खुद से तो कभी नहीं काटता, ठीक है, अपने सेल्फ डिफेंस में काटता है, तो हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एनिमल खुद से आपको नुकसान नहीं पहुँचाता। अभी आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? 1000 टाइम हुआ है या कोई ऐसा बहुत सीवियर जिसमें मतलब यादगार हो गया हो कि भाई ये तो इसको हैंडल करना ही मुश्किल हो गया था? वो तो बस सिंपल इज दैट, वो यादगार है। एक रेस्क्यू था कोबरा का जिसमें मुझे बाइट हुई थी और मैं 2 महीने 3 महीने हॉस्पिटल में। कोबरा बाइट? एग्जैक्टली। तो आइए देखते हैं नाजरीन कि इनके पास आज जो हम यहाँ पर आए हैं कौन कौन से, ये बड़ा यूनिक सा कुछ लग रहा है। क्या है ये? आ जाए मुहिब। अच्छा, इट्स अ जरबोआ, ठीक है, और इसको मिनी कैंगरू रेड भी कहते हैं, ठीक है, कैंगरू रेड भी कहते हैं। और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, इसकी टेल चेक करें कितना प्यारी है। इसकी टेल पे फर होता है जिसको हेल्प करता है लॉन्ग जंप करने जंप्स में ना, ठीक है। बाकी जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है लुक लाइक स्क्विरल। बाकी जो इसके फीट्स होते हैं ना वो कैंगरू की तरह होता है, जो उसको लंबी जंप्स करने के अंदर हेल्प करता है ना। और इट्स अ वेरी यूनिक थिंग, मैंने पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा जानवर नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। आंखें भी बड़ी इसकी बड़ी। एग्जैक्टली, ये नॉकटर्नल एनिमल जितने भी होते हैं ना उनकी आइस ऐसी होती हैं, ये रात में बेसिकली निकलते। पाकिस्तान में तो ये नहीं होता है, ये अफगानिस्तान की तरफ पाया जाता है, हमने अफगानिस्तान की तरफ से इनको मंगवाया है ना। एग्जैक्टली। अब मैं आपको दिखाता हूँ इग्वाना जो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने इंपोर्ट करवाई है ना जी। ये
ये आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में ग्रीन इग्वाना दिख रहा है, ये बेसिकली वाइल्ड कलर है जो इसका नेटिव कलर है, ठीक है, जो कुदरती कलर है। और ये जो आप ब्लू इग्वाना देख रहे हैं, इट्स अ मोटेशन ना, ये ह्यूमन मेड है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू जेनेटिक चेंज करके इनकी ये कलर्स बनाए जाते हैं यूएस के अंदर ना, ठीक है। तो ये आप ह्यूमन मेड कर सकते हैं, ये आप अपना इसको नेटिव कलर कह सकते हैं, ठीक है, जो वाइल्ड के अंदर कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। तो क्या ये मतलब खतरनाक भी होती हैं अगर इनको जैसे हम पकड़ते हैं? देखें, इनके ना इस एज के अंदर नाखून बड़े ख़तरनाक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ना फास्ट होती हैं, बहुत जल्दी। आप अपना पाँव में एक ऐसे रखें, सिंपल इज दैट, और ये आराम से आपके हाथ पे बैठ जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। एग्जैक्टली अच्छा, इसको वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा पैड रखा जाता है। बाहर ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा पैड रिजल्ट रखने वाली जो चीज़ है ना, वो इग्वाना है। लोग इसकी खूबसूरती से इसकी ना प्यार करते हैं। आप इसकी ये देख रहे हैं, खाल देख रहे हैं, और इसका भी लुक आ जाएगा। अभी तो ये बहुत छोटी है, ये अभी 1 भी बड़ी होगी, ये बहुत बड़ी हो जाएगी, 6.5 फीट तक जाती है ये। एग्जैक्टली अमूमी तौर पे जैसे पेट एनिमल्स होते हैं, परिंदों की अगर बात करें तो वो ज़रा इंसानों से मानूस हो जाते हैं। तो इनमें होता है ये सेंस मानूस होने का? एग्जैक्टली होता है, क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं ना, ये मेरे हाथ की टेम है और इसका शौक है कि ये जब भी देखती है मुझे, ये भागते हुए आती है, मेरे यहाँ शोल्डर पे बैठती है, पहचानती है। एग्जैक्टली हर एनिमल आपको पहचानता है। अमूमी तौर पे लोग घबराते क्यों हैं? जैसे एक लिजर्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों का बचपन से ये दिमाग बना दिया जाता है जी ये तो बड़ा डरावना सा कोई जानवर है। देखिए, ये तो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर ना। हमारी तरबियत में सबसे मेन जो रोल होता है ना, वो पेरेंट्स का होता है। हमारे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही डराते हैं अबाउट एनिमल्स ना, कि डॉग के पास ना जाओ, वो उसका थूक ये होता है, वो आपको काट लेगा, या लिजर्ड के पास ना जाओ, ठीक है। तो अजीब अजीब मैथ हमारे मास्टर के अंदर है, जिसकी वजह से चिल्ड्रन की जब ये ग्रोथ हो रही होती है ना, तो उसके दिमाग में काफ़ी मैथ आ जाती है जो इनकी तरफ समझो क्रूल्टी की तरफ चले आती है, इनको पसंद ना करने की तरफ चले आती है, इनको मारने की तरफ चले आती है। हमारा काम ये है कि पाकिस्तान को इनको लेके इनकी अवेयरनेस पहुँचाई जाए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये अगर हमारी वाइल्ड के अंदर नहीं होंगी तो आपको मेरा सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये रिसाइकिल है, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम में वे में बनाया हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे ना तो आप होंगे ना मैं होऊंगा, दैट्स इट ना। इसलिए देखिए, एक लिजर्ड भी है ना, वो हमारे ये मॉस्किटोज को कंट्रोल करती हैं। आप देखते हैं बारिश होती है, उसके बाद डेंगू कैसा फैलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हर एक एनिमल को बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये अब पाइथन भी जो है हमें मुहिब ने अब दिखाई दिया है, और ये तो बड़ा छोटा सा है, अभी छोटा है, ये बच्चा है, ये तो अभी बेबी है, ये अभी 5 फीट तक जाएगा। इसके अंदर मेल जो होता है ना, वो छोटे होते हैं, फीमेल्स बड़ी होती हैं, फीमेल्स तकरीबन 6 फीट तक जाती हैं। एग्जैक्टली अब आप देख रहे हैं ये बनाना बॉल पाइथन है। अब इसके ऊपर आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे जैसे बनाना पे होते हैं। इसका कलर देख रहे हैं बनाना की। अच्छा, ये बेसिकली भी स्किन शेड करने वाला है ना, तो जब ये स्किन शेड कर रहे होते हैं ना, अपनी खाल उतार रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल अपने कलर को डल कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल उनका कलर ना लाइट सा हो जाता है, ठीक है। अब जब ये स्किन उतारेगा ना, तो उसका जो कलर होगा वो वाइब्रेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खिला हुआ नज़र आएगा ना। हर साल करते हैं या सीज़न होता है? नहीं, कोई सीज़न नहीं होता, ये हर महीने करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी डाइट के ऊपर, जितनी अच्छी आप डाइट रखेंगे उतनी अच्छी वो स्किन शेड करेगा। ये हेल्दी साइन होता है स्नेक का ना, जितनी ज़्यादा वो आपके पास स्किन शेड करेगा उतना ज़्यादा वो हेल्दी होगा। इसलिए हम बेसिकली इनके पास सारे ह्यूमिनीटर, इनका टेम्परेचर कंट्रोल करके रखते हैं। फिर इनके लिए एक सडन डाइट होती है जो हम ब्रीड करवाना पड़ती है, जो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इनको रखना थोड़ा सा क्रिटिकल है, मुश्किल है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर इसकी हम पूरी लेंथ दिखाना चाहें मुहिब, तो कितनी लेंथ है इस वक्त? ये अभी मोस्ट प्रॉब्ली 1 फीट का होगा मे बी। अच्छा, इसका हेड बहुत छोटा है लेकिन बॉडी नीचे से बड़ी है। ये देखिए, इसको बॉल पाइथन इसलिए कहा जाता है, जैसे अभी मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा ना, तो ये अपने आप को दोबारा बॉल बना लेगा, ठीक है। इसको एग्जैक्टली इसलिए बॉल पाइथन कहा जाता है, नेचर है कि वो हाँ, ये बेसिकली दूसरे सांपों के बरास ना, ये थोड़े शाय होते हैं, ठीक है। मतलब शाय ये होता है कि ये इतना इंटरेक्ट नहीं करना पसंद करते ह्यूमन के साथ ना। बाकी जो आपको हमारे बर्मीज पाइथन हो गए, रेथिकुलेट पाइथन हो गए, या डिफरेंट हमारे स्नेक्स हो गए, वो इतने शाय नहीं होते। वो आपको सिंपली अपने डोमिनेंट फील्ड के अंदर आपको जाते हुए दिखेंगे, जैसे ना ये थोड़े शाय होते हैं ना, ये अपने आपको बॉल बना के बैठ जाते हैं, छुपा लेते हैं अपने आप को ना। तो नाजरीन, ये बड़ी खूबसूरत सी एक स्पाइडर है, मुहिब ने अपने हाथ में रखी हुई है। वैसे बड़ी ख़तरनाक भी है लुकिंग वाइज। और मुहिब, क्या नाम है इसका? इसको कर्ली हेयर टेरेंटुला कहा जाता है। आप देख रहे हैं इसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी बाल हैं और वो कर्ली हैं। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती रहेगी, ये तो अभी बेबी है, जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे इसके हेयर्स भी बड़े होंगे और वो कर्ली ज़्यादा होते रहेंगे, और ये मेरे पाम साइज जितना बड़ा हो जाता है। हाँ, बट ये बेसिकली थोड़ा सा डेंजर है।
इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा मामूली सा पॉइजन होता है, ठीक है, वेनम होता है, और अगर ये बाइट कर ले तो काफ़ी हेडेक होता है, लाइक ऐसा लगता है कि डिफेंस में अपने बाइट करती है या एक नेचर है इसकी कि जहाँ इसको कोई दिखा वो हमला कर दे? अभी देखें आपके सामने वो कितनी काम होकर मेरे हाथ पे घूम रही है ना, ये हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रिप्टाइल्स बेसिकली हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी आराम से आप उसको हैंडल करेंगे, जितने अच्छी तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे, उतने कम चांसेस होते हैं वो आपको बाइट करें ना। तो ये भी हैंडलिंग हर किसी को तो नहीं आती होगी, और प्लस ये कि आपने भी एक वक्त लगाया होगा इसको समझने सीखने में। हाँ देखें, इस फील्ड के अंदर हमने बचपन दिया है, अपना सारा टाइम दिया है, जब भी हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये है कि देखिए तालीम सबसे मेन होती है, ठीक है, स्टडी सबसे ज़्यादा मेन होती है, स्टडी करने के बाद ही सारी चीज़ें आती हैं। ये भी यूएस से इम्पोर्टेड? ये भी यूएस से इम्पोर्ट है। अच्छा जी, ये एक रकून है और बड़ा नायाब सा ये जानवर है जो हर जगह आपको कभी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नायाब है, और मुहिब से इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। मुहिब, रकून ही कहते हैं इसको? एग्जैक्टली ये रकून है, और ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे पाया जाता है, वहाँ से हमने इंपोर्ट करवाया, और ये पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं पाए जाते। पाकिस्तान में अभी हमने रिसेंटली इंपोर्ट करवाए, और ये पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोगों के पास है ना, एक लाहौर में एक बंदी के पास है, ठीक है, एक मेरे पास है, और एक कराची के एक प्राइवेट जोश के अंदर है। बट अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान का मोस्ट टेम रकून है, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप देख रहे हैं कितना फ्रेंडली है ये। लेकिन हमने कुछ जैसे हॉलीवुड मूवीज़ कह लें या जो रिसर्च है उसमें तो ये देखा है बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये इनकी बाइट बहुत ख़तरनाक होती है, इनका एग्रेशन लेवल इतना ख़तरनाक होता है। जब ये इम्पोर्ट होकर मेरे पास आया था, ये 1 मंथ का था ना, ठीक है, इसका एग्रेशन ऐसा था कि मैं बेसिकली लॉयंस बिग कैट्स को भी ट्रेन करता हूँ, बट मुझे इसको ट्रेन करने में जितना टाइम लगा है ना, इतना टाइम मुझे किसी एनिमल में नहीं लगा। इसका एग्रेशन, इनका ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल है। ये अभी भी समटाइम कोई स्ट्रेंजर आता है ना, तो उस पर ट्रस्ट नहीं करता ये ना। जैसे आप देखें, आप आए हैं, आप थोड़े टाइम तक बैठे हैं, तो अब इसने आपके साथ ट्रस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। हमें खैर फील नहीं हुआ ये ट्रस्ट कर रहा है हम पे या नहीं कर रहा। बेसिकली हर जानवर ना, आप कैसे समझ पाते हैं इनकी साइकोलॉजी को? देखें, ये हमें तो देखें, इसके लिए आपको बिहेवियर पढ़ना पड़ता है ना, एनिमल बिहेवियर पढ़ना पड़ता है, तो हमें इनके रिएक्शन से ही पता चल जाता है कि ये डिफेंसिव वे में है या ये फीडिंग वे में है या ये अभी किस में स्टेज के अंदर बैठे हुए हैं या नहीं। तो ये इसके लिए देखें, तालीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली हर चीज़। ये भी 3 मंथ्स का है? ये अभी 3 मंथ्स का है। कितना और मजीद बड़ा होगा ये? लाइक आप कह लें टॉय डॉग जो होता है ना, उतने जितने बड़े हो जाते हैं, बट फैटी हो जाएगा? फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं काफ़ी ना। बड़ा आपके साथ तो मानूस है, और लेकिन बड़ी इसमें हलचल भी है। हाँ, इतना ये इतनी हलचल वाला क्यों रहता है ये? इसको हर चीज़ में ना बस चीज़ देखनी कि ये है क्या ना। इनका आईक्यू जो है ना, ये बहुत तेज़ होता है, लाइक इंसान की तरह इसका आईक्यू होता है ना। आप इसको पजल दे दें, विदिन अ सेकंड के अंदर ये आपको सॉल्व करके दे देगा वो पजल ना। पजल सॉल्व कर देगा? एग्जैक्टली। और ये अच्छा, अमेरिका वगैरह, नॉर्थ अमेरिका में लोग इससे तंग इसलिए क्योंकि ये उनके घर में घुस कर की चीज़ें अशिया चुरा के भाग जाता है। हाँ, इसको बेसिकली रकून थीफ भी कहते हैं। अभी रिसेंटली इसके ऊपर मूवी भी आई है गैलेक्सी करके, जिसके अंदर ये भाई साहब हमारे हीरो हैं, जिसकी वजह से इनकी पेट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पालना स्टार्ट किया है। तो हम तो बेसिकली 4 साल से इनको मंगाने के चक्कर में लगे हुए थे। तो आप रिसेंटली अभी आया, हमारी नसीब के अंदर आया है ना। नाजरीन, ये बड़ा ही एक खूबसूरत, नायाब और दिलकश परिंदा है जिसे हम औल कहते हैं, और उल्लू के नाम से बड़ा मशहूर और मारूफ है। और मुहिब से इसके बारे में जानते हैं क्योंकि इतना बड़े साइज़ में बहुत कम देखने में आता है, और पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर ही होता है मुहिबिया। एक्चुअली देखिए, पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, ये साइबेरिया से बिलोंग करता है, और ये अभी सीज़न हमारा स्टार्ट हुआ है फैल्कनरी का। तो हम ये पूरा सीज़न इसको अंदर रखते हैं, फिर इसको रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इसका जो नाम है ना, इसको हम ईगल आउल कहते हैं, इसको यूरेशियन ईगल आउल भी कहते हैं और हॉर्न आउल भी कहते हैं। ये वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट ईगल आउल है, ठीक है। और इसकी ब्यूटी में आप देख सकते हैं, इसका कलर जो होता है कैमोफ्लेज होता है। अगर ये किसी पेड़ पे बैठा हुआ भी हो ना, तो आप उसके पास से गुजर भी जाएं तो भी आपको नहीं दिखेगा, सही है। उसके बाद इसकी जो खूबसूरती होता है, इसका साइज़, जायंट साइज़। उसके बाद इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं इसके ये हॉर्न्स, जो आप सिंग देख रहे हैं ना। अच्छा, इसकी सिंगे देखने के बाद लोग कहते हैं शैतानी उल्लू है, या ये मिथ बनी हुई है कि बड़ा मनहूस परिंदा है, या नहुसियत की अलामत कहते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही पाक सुथरा जानवर है, ठीक है। आप मेरे वर्ड्स मार्क करेगा,
ये इसको घर में रखना मनुष्यत नहीं है, लोगों ने जस्ट मिस बनाई हुई है, ठीक है। और अगर आप डिटेल में पढ़े तो इसको रखने से आपके घर में जो बलाएं हैं या वो नज़र है वो नहीं लगती है, ठीक है। हाँ, बट बेसिकली हमारे जो बाबा हैं, जो हमारे फ्रॉड वाले बाबा हैं, उन्होंने इसको काफ़ी बदनाम किया हुआ जानू टोना के अंदर, ठीक है। बट इसका नाजरीन इसके पर देखें कि जब इसने अपने परों को खोला है तो पूरा मतलब आप देखेंगे कि ईगल का तस्वुर है और सेकंड लार्जेस्ट बर्ड्स में इसका शुमार हो रहा है। एग्जैक्टली। और दूसरा इसका जो एग्रेशन है ना, ये आप देख रहे हैं, ये मोस्ट टेम है। देखिए आप इसको कहीं पे भी प्यार करें, आपको क्या कहते हैं, आपको हार्म नहीं करेगा। मगर अगर आप वाइल्ड में एग्रेशन दिखेंगे ना तो आप करीब नहीं जा सकते इसके। क्या ये सोते भी हैं या सारी दिन सारी रात जागते रहते हैं, आंखें खुली रहती हैं? कि उल्लू को दिन में नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि उल्लू को दिन में नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं उल्लू को दिन में नज़र आता है, ठीक है। और ये दिन में भी जागते हैं, रात में जागते हैं, मगर रात के अंदर ही इनका शिकार होता है। ये नॉकटर्नल एनिमल्स, जितने भी नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं जो रात में निकलते हैं, टोरेंट्स वगैरह, इनका शिकार करते हैं। जब भी लोग कहते हैं कि उल्लू रात में जागता है दिन में सोता है, ऐसा नहीं है ना। बेसिकली शिकार रात में करते हैं अपने, जो इनके शिकार है ना, ये शिकार बड़े मुहावरे नाजरीन उल्लुओं से मुताल्लिक बने हुए हैं। और लेकिन आज जब हम इसको करीब से देख रहे हैं तो इसकी खूबसूरती भी है और बड़ा नायाब भी है। क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये एक्सपेंसिव है। दे ऑल जितने भी आपने एनिमल्स देखे हैं, दे आर एक्सपेंसिव ना। कुछ जैसे परिंदा मार्केट होती है कराची लाहौर की, वहाँ पर भी मुख्तलिफ अक़साम के उल्लू मिल जाते हैं, छोटे होते हैं लेकिन वो हमारे बाउन आउल होते हैं, सही है। वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, मैथ्स होती हैं, उनके अंदर काम होते हैं, वो हमारे चीपेस्ट होते हैं और उसके अंदर इतना खूबसूरती नहीं आती। ये तो सेकंड लार्जेस्ट हाउल है और इसका तो आप इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकते। इसके पंजे भी बड़े मतलब पूरे ईगल के बराबर। अगर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया ना, आप देख रहे हैं मैं प्रोटेक्शन ग्लव यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी दबा नहीं रहा है, ठीक है। इसने अभी जकड़ा हुआ नहीं है, ये अभी फ्रेंडली मूड के अंदर है। बट अगर ये एग्रेशन के अंदर आके दबाता है ना तो हमारी इसके अंदर भी जान निकल जाती है। ये शिकार ही सिर्फ पंजों से कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर इसका शिकार एक दफ़ा इसके पंजे में आ गया तो बचना मुश्किल है, उसी पंजे के अंदर दम तोड़ देता है। मुहिब खानज़ादा से हम ये ज़रूर जानेंगे कि अगर कोई ये शौक़ रखता है तो उसके लीगल प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, क्या हर किसी के लिए ये आसान है या नहीं है? मुहिब देखें, ये जो शौक़ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक्सपेंसिव शौक़ है क्योंकि एक एनिमल भी आपको तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख का पड़ता है, सिर्फ एक एनिमल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंसिव शौक़ है। बाकी लेकिन रखने का मसला आया तो हम ऐसे किसी को देते नहीं हैं। हम बेसिकली इंपोर्ट करवाते हैं और इंपोर्ट करवा के हम ऐसी किसी नॉन पर्सन को नहीं देते। जिसको नॉलेज है अबाउट रेप्टाइल्स, सिर्फ हम उन्हीं को देते हैं। इसलिए इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ती है। ये जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनको कहते हैं जिनका, जैसा अभी आप यहाँ खड़े हैं, जो बाहर का टेम्परेचर है वही उनके अंदर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो इनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, इनको रखना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे हम दे नहीं सकते ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर स्टडी करना होता है, उसके बाद ही हम देखते हैं, फिर हम उनका थोड़ा बहुत टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही हम उनको देते हैं। इसके जो लाइसेंस होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आप मेंटेन रखते हैं? जी, देखें, इसका इंपोर्ट लाइसेंस होता है। इंपोर्ट करवाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। हमारे कराची के अंदर 2 बड़े इंपोर्टर हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम इनको इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद रखने के लिए आपको एक मिनी जू का लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। वो मिनी जू का लाइसेंस कंपलसरी है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप ये एनिमल्स रख सकते हैं। सही। अगर कोई ये शौक़ अपनाना चाहता हो, आपसे रब्ता करना चाहता हो, नए ये बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, आगे विंटर वेकेशन भी हैं, तो स्कूल के बच्चे ही हों, तो आप उनके लिए कुछ करते हैं, ऐसा कोई सेशन रखते हैं या उनसे वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखें, ये सारे एनिमल्स हम इसलिए मंगाते हैं ताकि हम आगे जाके अवेयरनेस दें। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर डेली बेसिस पर अवेयरनेस शोज हो रहे होते हैं, ठीक है। स्कूल्स हमें बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी बुलाती है, सबसे ज़्यादा हम यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, इसलिए वो बेसिकली आपको पता है इस एज में होता है कि वो समझ सकते हैं माशरे को ना। तो हमारे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस शोज यूनिवर्सिटी में होते हैं और हम ये करते हैं अपनी हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए। और देखें, अगर आपने ख़रीदना है तो आप हमारे जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुहिब, नाइस टू सी यू और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। नाज़रीन, इस किस्म के हमारे ये नौजवान जो पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ शोबे खेल में, क्रिकेट में, दीगर स्पोर्ट्स में, बल्कि नायाब जानवरों को पालना और पाकिस्तान को हर नई फील्ड में मुतारिफ कराते हुए आगे लेकर जाने का ख्वाब रखना और ये कोशिशें करना, इस किस्म के नौजवानों की पाकिस्तान को मजीद भी ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।